DDR5 वर्सेस DDR4। दोस्तों इस बार DDR5 में कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस किए गए हैं और इसी रिलेटेड हम सबसे पहले बात करेंगे कैपेसिटी के बारे में, उसके बाद मेगाहर्ट्ज, उसके बाद ECC, वोल्टेज, CAS लेटेंसी, ट्रांसफरिंग डेटा, फिर उसके बाद प्राइस। इन सब पे हम एक एक करके आएंगे। सबसे पहले कैपेसिटी। दोस्तों DDR4 में उसके एक डाई के अंदर हम 2 GB का डेटा अब तक देख सकते थे और पूरे स्टिक में 32 GB तक की कैपेसिटी थी। इसका मतलब जैसा कि आप यहाँ पे इस स्टिक को देख सकते हो, ये जो ब्लैक कलर का जो एक चीज़ है, मतलब जो एक डाई है या तो एक चिप है, इसमें 2 GB तक का डेटा स्टोर किया जा सकता था DDR4 में और पूरे स्टिक में, एक सिंगल स्टिक में 32 GB तक का डेटा स्टोर किया जा सकता था। और इसी चीज़ को DDR5 में एक्सपैंड करके एक डाई में 8 GB तक का डेटा स्टोर किया जा सकता है और पूरे एक स्टिक में 128 GB तक का डेटा स्टोर किया जा सकता है। तो इसका मतलब अगर आपने 2 DDR5 की स्टिक खरीदी तो आप 256 GB एक साथ आपके सिस्टम में यूज कर सकते हो। सो दैट इज इंसेनली अमेजिंग। इसके बाद आते हैं स्पीड पे, यानी कि मेगाहर्ट्ज पे। दोस्तों DDR4 में मिनिमम 2133 मेगाहर्ट्ज से लेकर 5333 मेगाहर्ट्ज हम देख सकते हैं, बट DDR5 में 4400 मेगाहर्ट्ज से लेकर 6600 मेगाहर्ट्ज तक की स्पीड आपको प्रोवाइड की जाएगी और कुछ कंपनियां इससे भी ज़्यादा स्पीड प्रोवाइड कर सकती है। इसके बाद आता है ECC पे। दोस्तों इस चैनल पे मैंने ऑलरेडी ECC के ऊपर एक वीडियो क्रिएट कर दिया है, बट मैं यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि ये ECC है क्या। दोस्तों जो कंपनीज है जो डेटा सेंसिटिव काम करती है, जैसे कि गूगल है, यूट्यूब है, अमेजोन है, फेसबुक है, ये सारी जो कंपनियां हैं, इन सबका काम डेटा के ऊपर ही चलता है और डेटा बहुत ही क्रूशियल है इन लोगों के लिए। तो ये लोग डेटा सेव कहाँ करते हैं? ये सेव करते हैं अपने सर्वर पे, और सर्वर पे भी मतलब वो भी एक तरह का कंप्यूटर ही है। तो उस कंप्यूटर के अंदर काफ़ी सारे रैम लगाए जाते हैं और वो जो रैम होते हैं सर्वर के अंदर, उनमें ECC की टेक्नोलॉजी यूज की जाती है और ECC का फुल फॉर्म होता है एरर करेक्टिंग कोड। इसमें होता यह है कि अगर कभी भी किसी भी फ्लक्चुएशन की वजह से, एटमॉस्फेरिक चेंज की वजह से या तो कॉस्मिक रे की वजह से अगर आपके डेटा के बिट्स में कोई भी फ्लक्चुएशन आई या फिर कोई भी एरर आई, तो ये जो रैम है वो उस एरर को सॉल्व कर देगा। एटलीस्ट रैम के हिसाब से जितने भी एरर आएंगे उन सबको ये सॉल्व कर देगा। तो ये टेक्नोलॉजी अब तक सिर्फ सर्वर के लिए ही बनाई जाती थी, बट अब DDR5 में आपको ECC का सपोर्ट भी मिल जाएगा। DDR4 में इसका सपोर्ट नहीं था, तो ये एक काफ़ी सिग्निफिकेंट और अच्छी बात है। इसके बाद आता है वोल्टेज पे। दोस्तों DDR4 में आपने देखा होगा कहीं पर भी 1.2 वोल्ट का इस्तेमाल किया जाता था, बट DDR5 में यही 1.1 वोल्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। इसका मतलब पावर जो है वो कम यूज की जाएगी, क्योंकि 1.1 वोल्ट पे लेके आना ये एक काफ़ी सिग्निफिकेंट वाली बात है और इससे पावर एफिशिएंसी काफ़ी बढ़ जाएगी, खास करके लैपटॉप्स जैसे डिवाइसेस के लिए। इसके बाद आता है CAS लेटेंसी पे। दोस्तों ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें आपकी रैम की लेटेंसी कितनी है उसके बारे में डिस्कस किया जाता है। जैसे कि कभी भी आपका जो रैम का डेटा है वो प्रोसेस होता है तो उसमें बहुत ही छोटे नैनो सेकेंड्स की लेटेंसी आती है, जैसे कि DDR4 में 10 to 22 नैनो सेकेंड्स की लेटेंसी दिखती थी। बट अभी DDR5 में, जैसा कि DDR5 में इसका मेगाहर्ट्ज बढ़ चुका है, तो लेटेंसी भी थोड़ी सी बढ़ चुकी है, जो कि हो चुकी है 28 to 40 नैनो सेकेंड्स। इन सिंपल वर्ड्स इनमें होता क्या है कि जैसे जैसे आपकी रैम की स्पीड बढ़ती है वैसे वैसे लेटेंसी भी बढ़ती है, बट इन फ्यूचर DDR5 की लेटेंसी और भी कम होने वाली है। अब बात करते हैं डेटा ट्रांसफरिंग के बसेस के बारे में। सो दोस्तों जो DDR4 है वो अपने डेटा का ट्रांसफर करने के लिए 64 बिट के बस का यूज करता था, बट इसमें प्रॉब्लम ये थी कि कभी भी अगर डेटा ट्रांसफर हो रहा है और मान लो सिर्फ डेटा ट्रांसफर 32 बिट का ही हो रहा है, तो ये पूरे के पूरे बस को ही इस्तेमाल करना पड़ता था 32 बिट के डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। ये पूरा का पूरा बस 64 बिट का है, तो इससे होता क्या था कि एफिशिएंसी थोड़ी कम हो रही थी। बट अभी DDR5 में इस चीज़ को डिवाइड करके, इसका मतलब 64
जो बिट है उसको 2 में डिवाइड करके 32 बिट का एक बस और एक बस 32 बिट का, इन दोनों को अभी इस्तेमाल किया जाएगा। अगर मान लो आपका डेटा सिर्फ 16 बिट का है तो 32 बिट का एक बस ही यूज़ किया जाएगा और बाकी का जो 32 बस है वो ऐसे ही आइडल पड़ा रहेगा और 32 बिट का बस वो यूज़ होगा डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। इससे एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और चीज़ें ज़्यादा स्पीड में हो पाएगी। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ चुका है। नहीं समझ आया हो तो वापस से एक बार देख सकते हो। और अगर मैं अभी प्राइस की बात करूँ तो डेफिनेटली अभी आप एक DDR5 रैम परचेस करना चाहते हो तो ऑलमोस्ट आपको डबल प्राइस पे करना होगा कंपेयर टू DDR4। इसका मतलब अगर DDR4 का कोई 8 GB का रैम 2500 रुपीज़ का है तो DDR5 का जो रैम होगा वो 5000 रुपीज़ का होगा, ऑलमोस्ट डबल। बट इन फ्यूचर जैसे जैसे DDR5 कॉमन होता जाएगा वैसे वैसे DDR5 की प्राइस कम होती जाएगी। सो यही था आज का पूरा वीडियो। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट DDR4 वर्सेस DDR5 के बारे में समझ आ चुका है। अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।